नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रतिनिधि के प्रतिनिधि, और आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने वकील प्रशांत भूषण जी। इन्होंने न केवल कि इस देश के लिए बहुत सारे स्कैम्स को निकालने में, खोदने में सहायता देश की है, बल्कि स्वराज अभियान नाम के एक खास अभियान चलाया है इन्होंने, जो ES के फाउंडर भी हैं और आज हमारे बीच हैं ये। हम स्वागत करते हैं इनका। आपने इतना संघर्ष किया लोकपाल के लिए, जन लोकपाल के लिए, उसका हुआ क्या आखिरकार? क्या मिला उस संघर्ष का परिणाम? देखिए, एक तो खैर बड़ा परिणाम ये मिला कि उस संघर्ष के दौरान बहुत सारे ऐसे, खासकर यूथ बाहर आए अपने घरों के इस एक जनहित के अभियान से जुड़े और देश को बदलने के जज्बे में कईयों ने अपनी नौकरियां भी छोड़ दी, कई बहुत टाइम देने लगे अपना, कईयों ने अपना बहुत सारा पैसा भी इसमें लगाया। तो ये एक मेरी राय में बड़ी उपलब्धि थी। उसके अलावा एक लोकपाल का कानून तो बना। कानून आधा अधूरा है, लेकिन खैर कुछ तो है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कानून बनने के बाद भी लोकपाल नहीं बना, और ये एक बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि इस पूरे अभियान के बाद जब आम आदमी पार्टी का गठन हो गया, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने, और ख़ासकर पिछले चुनाव, दिल्ली के चुनाव के बाद, आम आदमी पार्टी ने इसका पूरा अभियान छोड़ दिया। और ना तो उन्होंने खुद लोकपाल बनाया, ना ही केंद्र में लोकपाल बनाने की के लिए कोई अभियान चलाया। और अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि ये जो पूरा इंडिया अगेंस्ट करप्शन था, लोगों को ऐसा परसेप्शन हुआ कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन ही आम आदमी पार्टी बन गया। और जब आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि उसके संचालक अरविंद केजरीवाल थे, एक तरह के डिक्टेटर, और उन्होंने जब वो सत्ता में आ गए तो उनको लगा कि भाई हमें अब लोकपाल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने पूरा इसका अभियान छोड़ दिया, जिसकी वजह से आज तक केंद्र में भी लोकपाल का गठन नहीं हो पाया और दिल्ली में भी नहीं हो पाया। अरविंद केजरीवाल जी की 5 कमियां बोल सकते हैं हमें आप? 5 तो नहीं, पर 2-3 अहम कमियां बता सकते हैं। कि मेन जो उनके साथ प्रॉब्लम है, वो ये सोचते हैं कि भाई राजनीति में कोई भी आप तरीका अख्तियार कर सकते हैं, चाहे कितना भी अनैतिक हो, कितना भी गैर कानूनी हो, कितना भी क्रिमिनल हो। वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स में साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करने की जरूरत उन्होंने मुख्य धारा की राजनीति अपना ली है। हाँ बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली उनकी थिंकिंग यही है कि तो एक तो ये बहुत बड़ी कमी है। दूसरी कमी ये है कि वो अपनी बस दादागिरी पार्टी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चलाना चाहते हैं। और ख़ासकर जब हमको और योगेंद्र यादव, जो कि हम लोग तो कुछ उसूलों की बात करते थे और उन उसूलों पर अडिग रहते थे, तो जब हम लोगों को हटा दिया गया, उसके बाद तो फिर उन्होंने बस ये सोच लिया कि जैसे कि आम आदमी पार्टी उन्हीं की जागीर है और वो जो चाहें करें, और बाकी भी जो लोग थे वो भी बैठ गए। मतलब इन द सेंस कि वो भी बस उनकी बात जो भी वो कहें जी हुजूर करके मानने लगे। और एक कमी और बताएं। तीसरी कमी ये है कि वो, उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई किसी भी नीतिगत मामले पर उनकी कोई व्यू नहीं है। हम लोगों ने जब पार्टी का गठन किया तो ये सोचा था कि भाई हम सारे बड़े बड़े सवालों पर पार्टी की नीति बनाएंगे, और उसके लिए हम लोगों ने 33 एक्सपर्ट कमिटियां बनाई और उनको ये काम सौंपा। उन सब की रिपोर्ट्स आ गईं और फिर हम लोगों को पार्टी में इसका फैसला करना था कि भाई अच्छा, इसके आधार पर हम लोग अपनी पार्टी की नीति घोषित करें। अरविंद ने बोला कि नहीं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है,
हमको तो जब कोई मुद्दा आएगा जो हमको कन्वीनियंट लगेगा, जिससे हमारी वोट बढ़ेंगी, वो हम करेंगे। अगर यही सवाल मैं पूछूं अरविंद केजरीवाल जी से आपके बारे में कि आपकी 5 कमियां गिनाएं, तो वो क्या बोलेंगे? नहीं, मुझे नहीं पता क्या बोलेंगे, उन्हीं से पूछना पड़ेगा आपको। चलिए इस बात को हम लोग किसी और जगह लेके चलते हैं। केजरीवाल और जो भी कुछ हुआ आम आदमी पार्टी में, स्वराज अभियान की शुरुआत आप लोगों ने की और शुरुआत अच्छी रही आप लोगों की। फिर भी जो कुछ होता है कि मुख्य धारा में जब तक आप नहीं रहते हैं, लोगों की निगाहें और लोग उन मुद्दों को समझ नहीं पाते आप क्या करने जा रहे हैं। एक कमी रही स्वराज अभियान में कि आप लोग लोगों तक पहुंच नहीं पाए। क्या ये सच है? नहीं, अभी उतने लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं जितना जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन चला या आम आदमी पार्टी का गठन या वो खास हुआ। लहर अब मिस हो रही है? हाँ, वो लहर तो अब आना मुश्किल है जी। अब तो हम लोगों को धीरे धीरे अपना काम कर करके ही लोगों के पास पहुंचना पड़ेगा, और हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने एक जय किसान आंदोलन किया, उसके बाद फिर एक अमन के लिए हम लोग एक अभियान चला रहे हैं। उसके बाद बीच बीच में भ्रष्टाचार के खुलासे करते हैं, जैसे अगुस्ता वेस्टलैंड का किया, या ये बैंक्स के जो लोन्स हैं जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को दिए जाते हैं। उसके अलावा एक हम लोगों ने अभी दिल्ली में ये शराब के खिलाफ एक अभियान चलाया। तो जैसे जैसे हम लोगों का काम बढ़ता जा रहा है, उसी हिसाब से हम लोग लोगों के पास पहुंचते जाएं। भारत क्या है? जहाँ तक दृष्टि गई आपकी वो वहाँ तक भारत है, भारत उसके आगे भी है? नहीं, भारत तो पूरा भारत है। तो मतलब दिल्ली में बैठ करके स्वराज अभियान चलाना उचित है? ये कहीं से तो आप बैठ के चलाएंगे, कोई भी आप संगठन अगर चलाते हैं तो कहीं से बैठ के तो चलाना होगा। पर महानगरों की बुद्धि और महानगरों की दृष्टि अलग होती है। नहीं, तो इसीलिए हमारे लोग जो हैं, जैसे हम लोगों ने जय किसान आंदोलन चलाया, जिसमें कि बहुत सारे यूथ को हम लोगों ने बुलाया कि भाई तुम लोग ड्राउट ड्यूटी पे वॉलंटियर करो, और जो सूखाग्रस्त इलाके हैं, गांव के इलाके हैं जहां किसान रहते हैं, वहां पर उस जगहों का दौरा करो, जिससे कि तुमको किसानों की जो समस्या हैं वो समझ में आए। और बहुत सारे युवा लोग आए इस अभियान में, जिन्होंने अपने एक महीना लगाया और गांव-गांव गए और वहां पर जाकर देखा कि भाई वहां क्या हो रहा है, किसानों की क्या हालत है। तो आप एक अत्यंत सेंसिटिव व्यक्ति हैं इस मुद्दे पे कि जब भारत की समस्याओं की बात उठती है, क्योंकि आप जैसे लोगों ने बहुत सारे मुद्दों को उठाया, खासकर आपने सुप्रीम कोर्ट में और तमाम कोर्ट्स में जा करके आपने बहुत सारे मुद्दों पे वो बातें खोज कर निकाल चुके हैं जिनके बुनियाद पे आज की राजनीति तय हो रही है। जो बीजेपी के पास बड़े मुद्दे हैं, जो और भी पॉलिटिकल पार्टी के पास जो बड़े मुद्दे हैं अगेंस्ट कांग्रेस और अगेंस्ट और भी जो रूलिंग हुई है, तो जानना यह है कि आप क्या समझते हैं भारत की 5 प्रमुख बड़ी समस्याएं क्या हैं, बड़े मुद्दे क्या हैं भारत के सामने आज? देखिए, वो हम लोगों ने स्वराज अभियान में भी चिन्हित करे हैं जी। हमने बोला है कि देखिए, एक तो बहुत बड़ी समस्या किसानों की है। आज किसान इतने बड़े पैमाने पर आत्महत्या कर रहे हैं, ज़्यादातर जगह किसानी एक घाटे का सौदा बन गया है। बहुत सारी जगह, अगर आप बताएंगे समस्या को तो संक्षेप में समस्या को और उसके जो हल हैं उस पर बात करें हम लोग। हाँ, देखिए, हमारी राय में हिंदुस्तान में किसानी को ना इस केमिकल पेस्टिसाइड फार्मिंग की तरफ सरकार ले गई है, और इससे इनपुट कॉस्ट बढ़ते जाते हैं। और अब जैसे जैसे ज़मीन की फर्टिलिटी ख़त्म होती जा रही है, सिर्फ केमिकल फर्टिलाइज़र डालते डालते उपज भी कम होती जा रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं? हाँ, सॉल्यूशन में हम लोगों को जैविक खेती की तरफ वापस जाना पड़ेगा। जी। उसके अलावा जो सिंचाई का जो हमने मॉडल अडॉप्ट किया कि बड़े बड़े बांध और खूब सारी बड़ी बड़ी कैनाल कर रहे हैं आपकी, हमें छोटे छोटे बांध बनाने चाहिए, छोटे छोटे जो हम लोगों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए, जैसे कि इसको सरदार सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल बैलेंस को लेकर चलना पड़ेगा हमें। सिर्फ इकोलॉजिकल बैलेंस की बात नहीं है, उसी से आपको आपकी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी भी आएगी।
अभी तो हम लोग इतना इतना पैसा खर्च कर देते हैं, सरदार सरोवर पर 75,000 करोड़ खर्च कर दिया और कितनी सिंचाई हुई, 2 लाख हेक्टेयर से भी कम। अगर इससे हम चौथाई पैसा रेन वाटर हार्वेस्टिंग में लगा देते तो गुजरात का आज करीब करीब सारा एरिया जो है सिंचित हो जाता। गवर्नमेंट के पास ये बुद्धि क्यों नहीं आती जिसको आप समझते हैं? जैसे आप एक वकील हैं और लेकिन आप समझते हैं इन बातों को, इकोलॉजिकल बैलेंस का मामला क्या है, ये जो डेवलपमेंट है उसका सस्टेनेंस कैसे हो सकता है, इन बातों को आप समझते हैं। सरकारें क्यों इस मुद्दे पे खामोश रहती हैं? नहीं, सरकारों का तो वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाता है। ये इंटरेस्ट क्या है? तो जैसे बांध के पीछे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जिनको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं जी। उसी तरह से केमिकल फर्टिलाइजर्स में भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जिनको सरकार सब्सिडी देती है। उसी तरह पेस्टिसाइड की भी बहुत बड़ी लॉबी है। उसी तरह आज जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स की बड़ी सी लॉबी बन गई है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां उसके पीछे हैं जिनके पास उनके पेटेंट हैं और वो सीड जो है 50 गुने दाम पर बेचते हैं। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य की जगह है। जो ये रुख भारत ने अपनाया है उसमें जो कॉर्पोरेट है उनका हाथ खिलौना बन चुका है भारत सरकार। हाँ, भ्रष्टाचार क्योंकि इतना बढ़ गया तो उस भ्रष्टाचार के चलते हुए जहाँ जहाँ एक कॉर्पोरेट वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, पावरफुल कॉर्पोरेट वेस्टेड। अब ये परमाणु ऊर्जा को देख लीजिए। अब परमाणु ऊर्जा सिर्फ सबसे खतरनाक तरीका ही नहीं है ऊर्जा बनाने का, जिसमें कि अगर एक एक्सीडेंट हो जाए तो हजारों स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है अनइनहेबिटेड हो जाता है, हो जाएगा। खासकर भारत जैसे कंट्री में जहाँ की डेंसली पॉपुलेटेड लोग बसते हैं, जहाँ हमारे पास कनाडा में, अमेरिका में, चाइना में बड़ा ट्रैक्ट है हमारे पास। हाँ, लेकिन उसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम यह है कि परमाणु ऊर्जा सबसे महंगा तरीका है ऊर्जा बनाने का। आज परमाणु ऊर्जा की कॉस्ट 10 रुपए से पर यूनिट से कहीं ऊपर है। यानी कि आप सूरज की ऊर्जा से भी बिजली बना सकते हैं उससे कम दाम में, और खैर कोयले से और सैकड़ों तरीके हैं। हाँ, उससे बहुत कम दाम में। तो आपने सबसे एक्सपेंसिव तरीका और सबसे खतरनाक तरीका क्यों अपनाया है? सवाल लाजमी है आपका। लेकिन हम लोगों ने बात की 5 समस्याओं की, 5 मुद्दों की। समस्या नंबर 1 हुई किसानों की बात, किसानों की बात हुई। समस्या नंबर 2 आज सांप्रदायिकता जी, बड़ा भारी समस्या बन गई है, खासकर भाजपा की सरकार आने से। भाजपा से कोई खास दुश्मनी आपको है? नहीं, यही दुश्मनी है कि बिल्कुल सांप्रदायिक लोग हैं, भ्रष्ट भी हैं कांग्रेस की तरह। नरेंद्र मोदी भ्रष्ट हैं, ईमानदार? हाँ, बिल्कुल भ्रष्ट हैं। बिकॉज गुजरात में खूब भ्रष्टाचार हुआ और आज केंद्र में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। नरेंद्र मोदी की बात करिए, भाजपा की बात। देखिए, नरेंद्र मोदी तो मुखिया हैं केंद्र सरकार के और पहले गुजरात सरकार के मुखिया थे। गुजरात में खूब भ्रष्टाचार हुआ और आज केंद्र में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। कभी मिले हैं मोदी जी से आप? नहीं, मैं नहीं मिला। मिलना चाहेंगे? नहीं, मुझे कोई ऐसी इच्छा नहीं है। मैं तो उनको रोज देखता हूँ, टीवी पर देखता हूँ उनकी मतलब भारत के बारे में जो आपके विचार हैं, जिन मुद्दों पर विचार आपके हैं, आप उनको क्यों नहीं बताते जा करके? नहीं, मैं उनको चिट्ठी लिखता हूँ। अगर कोई मुद्दा, जैसे जब वो प्रधानमंत्री बने तो काले धन पर मैंने उनको एक लंबी चिट्ठी लिखी थी। कुछ कार्रवाई हुई? इसका जवाब आया उसका? नहीं, कोई जवाब भी नहीं आया, कोई कार्रवाई भी नहीं हुई, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मुद्दा नंबर 3। मुद्दा नंबर 3 भ्रष्टाचार का है, बनाई हुआ है। जी हाँ, वो तो बना ही हुआ है। आज लोकपाल भी नहीं बन पाया। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में 2 भ्रष्ट लोगों की नियुक्ति कर दी गई, 3 में से 2 भ्रष्ट। आप विसिल ब्लोअर का कानून को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं। आप सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को कमज़ोर करते चले जा रहे हैं। आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में ऐसे अमेंडमेंट ला रहे हैं जिसमें से क्रिमिनल मिसकॉन्डक्ट को हटा दिया जाए, जिससे उसको और कमज़ोर और लचर बना दिया जाए। तो भ्रष्टाचार तो फिर बढ़ेगा और बढ़ रहा है। मुद्दा नंबर 4। मुद्दा नंबर 4 शिक्षा का है। शिक्षा का स्तर? नहीं, शिक्षा के कई प्रॉब्लम हैं। कंटेंट की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं सबसे पहले तो ये कह रहा हूँ कि आज सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और कंटेंट भी सैफ्रनाइजेशन।
देखिए, जो नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बना था 2005 में प्रोफेसर यशपाल के अंडर, वो काफ़ी अच्छा करिकुलम फ्रेमवर्क है। वो सीबीएसई स्कूल्स में तो लागू किया गया है, लेकिन राज्यों के स्कूल्स में नहीं लागू किया गया है। तो आपको लगता लेकिन है अब कि तो उसको शिक्षा का जो विषय है, जो कि केंद्रीय विषय नहीं है, क्या उसको लेके हम लोग को आना चाहिए केंद्र में? नहीं, केंद्र में ना लाएं, लेकिन हर राज्य में जो करिकुलम है उसको रिफॉर्म होना चाहिए। कैसे करेंगे? लेकिन आज तो मतलब उल्टा हो रहा है। जब हर राज्य की अपनी मर्जी है, शासन अलग अलग है, उनके अपने इंटरेस्ट अपने अलग अलग है, उनका तरीका अलग अलग है। नहीं, देखिए, तो अब शिक्षा की बात करेंगे, पूरे भारत की बात करेंगे, आप फंस देखिए, जाएंगे। अब तो जो मौजूदा सरकार है वो तो भगवाकरण करना चाहती है शिक्षा का, तो केंद्र में ना, केंद्र में। 4-10 और अगर आप वो बोल देते हैं कि भाई केंद्र जो लागू कर दे सारे राज्यों में लागू होगा, तो पूरे राज्यों में भगवाकरण हो जाएगा शिक्षा का। इसलिए भगवाकरण क्या होता है? भगवाकरण मतलब ये है कि आप करिकुलम में ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दें जिसमें आप ये लिखें कि भाई मुसलमान तो बड़े आतंकवादी होते हैं, मुसलमान राजा आए, उन्होंने भारत पर बहुत अत्याचार किया। आप ये लिख दें कि भाई प्राचीन भारत में तो बड़ा साइंस की तरक्की हो गई थी। तो आपको इत्तेफाक नहीं? हाँ, नहीं, तो झूठी चीज़ें हैं, गलत चीज़ें हैं। नहीं, बहुत सारी तो सारी कहानियां हैं, या कुछ तथ्य भी होगा? नहीं, ज़्यादातर कहानियां हैं। भगवान कुछ राम को थोड़ा मानते हैं? नहीं, मैं तो कोई रिलीजियस आदमी नहीं हूँ। राम थे या नहीं थे? नहीं, मेरी राय में तो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर हैं। मोहम्मद साहब थे या नहीं थे? नहीं, मोहम्मद साहब तो एक हिस्टोरिकल, उनकी तो एक हिस्ट्री है कि हिस्टोरिकल। अल्लाह है कि नहीं है? नहीं, अल्लाह तो देखिए, मैं तो कोई रिलीजियस हूँ नहीं। मैं ना नास्तिक हूँ ना आस्तिक हूँ, मैं तो एग्नोस्टिक हूँ। आखिरी मुद्दा, 4 मुद्दों में बात कर ली: शिक्षा, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार और किसान। पर्यावरण में बड़ा मतलब इस समय तो पूरे विश्व में एक तो एक क्लाइमेट चेंज की बहुत बड़ी समस्या हो गई है, जिसकी वजह से आगे तो बिल्कुल प्रलय आने वाली है आगे चलकर, अगले 50, 60, 70 सालों में। और हिंदुस्तान उसमें सबसे पहला विक्टिम होगा जी। दूसरी बात, पूरा भूखंड, जो पूरा भूखंड, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया को, नेपाल को, भूटान को, खासकर जो कोस्टल एरियाज हैं, जिन देशों में कोस्ट बहुत ज़्यादा है, वहाँ सबसे भारी इसका इफेक्ट होगा। लेकिन वही सिर्फ समस्या नहीं है। आज तो हिंदुस्तान में सारी नदियाँ बर्बाद करी जा रही हैं। उसमें जैसे अब जमुना नदी है, वो कोई नदी थोड़ी रह गई है, वो तो एकदम ख़त्म हो गई है। उसी तरह से गंगा को भी ख़त्म किया जा रहा है। उसी तरह से भारत का पीएम बनना चाहेंगे, प्राइम मिनिस्टर? नहीं, अगर मौका मेरी कोई ख्वाहिश अगर नहीं मौका है। मिले ना, मेरी कोई तो फिर समस्याओं को सुलझाने के लिए केवल हम आवाज़ बुलंद करें काफ़ी है? आवाज़ बुलंद करें और ऐसे लोगों को तैयार करें। आप जैसे लोग अगर इस तरह की बातें उठाते हैं तो हम क्यों नहीं बनना चाहते? हम जाएं, प्राइम मिनिस्टर बने और अपनी आवाज़ को वहाँ जो बोल रहे हैं वो कायम करें, उसको आगे इम्प्लीमेंट करें। उनको हमें कायम करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग वहाँ पर हैं उनको कायम करना चाहिए, जो सही बात है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हिंदुस्तान में जो जनहित की आवाज़ है वो बुलंद होनी चाहिए, जिससे कि जो भी सत्ता में हो वो उस आवाज़ को सुने और उसको कार्यान्वित करें। जनहित की आवाज़ क्या होती है? बहुमत की आवाज़, या हर अल्पमत की आवाज़, या हर किसी की आवाज़? नहीं, जनहित की आवाज़ होती है कि जो जनहित का मतलब है कि जो एक हिंदू को पूछिए उसका जनहित क्या है। एक हिंदू कहेगा इस देश की जो सुरक्षा है, वो अखंडता है, वो ज्यों का त्यों बनी रहे। एक मुसलमान को पूछिए जनहित क्या है, तो वो बोलेगा कि अल्पसंख्यक लोगों को से कोई अत्याचार ना हो, बदमाशियां ना हो, आदि आदि। तो उनकी समझ, जनहित क्या है? तो उनकी समझ पूरी नहीं है। पहली बात तो ये है कि कोई अगर जना ये सोचे कि जनहित इसी में है कि भाई हमारी कौम, हमारी संप्रदाय जो है उसका फ़ायदा होता रहे और चाहे दूसरों का नुकसान हो जाए, तो उससे जनहित नहीं होता। जब आप ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जिसमें सबका फ़ायदा हो, तभी जनहित हो सकता है, तभी आपका भी हित हो सकता है। जो लोग ये सोचते हैं कि भाई किसी दूसरे को दबा के हम अपना हित बना लेंगे, उनकी सोच बिल्कुल गलत। प्रशांत जी,
चलिए हम लोग एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद लौटकर आप दोबारा आते हैं इस कार्यक्रम में जिसका नाम है प्रतिनिधि के प्रतिनिधि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रतिनिधि के प्रतिनिधि। हमारे साथ है प्रशांत भूषण जी, देश के जाने माने वकील, स्वराज अभियान के फाउंडर। क्या आप ये मानते हैं कि भारत में गवर्नेंस फेल्योर है? बहुत ज़बरदस्त। क्या आप ये मानते हैं कि भारत में जुडिशियल फेल्योर है? बहुत ज़बरदस्त। इसके लिए खासकर जुडिशियरी, क्योंकि आप एक बड़े एडवोकेट हैं, बहुत बड़े एडवोकेट हैं, आपका नाम है, हम लोग आपके आभारी हैं कि आप जैसे एडवोकेट ने बहुत सारे मुद्दों को उठाया और इस देश को दिया। तो मैं जानना चाहता हूं कि एक बड़े इस सिस्टम के हिस्सा होने के चलते जो सिस्टम जुडिशरी का है, कुछ आप उन बातों में प्रकाश डालें कि जुडिशियल रिफॉर्म क्या हो सकते हैं और क्या बदलाव की जरूरत हमारे यहाँ है। जैसे कि वो हमारे पहली प्रॉब्लम तो ये है जी कि आम आदमी तो आज इस सिस्टम में घुस ही नहीं सकता, क्योंकि उसको वकील की जरूरत होती है और उसके पास वकील का पैसा नहीं है। क्या आप हाँ, वो भी एक मुद्दा है, उसको भी ठीक करने की जरूरत है, लेकिन उससे बड़े मुद्दे हैं। कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है उसको हम लोग रिकॉर्ड करें, वो भी होनी चाहिए। कोर्ट में पारदर्शिता और होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि आम आदमी की पहुंच तो होनी चाहिए जी। उसके लिए आपको ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें वकीलों की जरूरत ना पड़े जी। जैसे ग्राम न्यायालय का सोच थी कि भाई गांव में या कम से कम ब्लॉक लेवल पर न्यायालय होंगे जहां पर इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं होगा, जिसमें कि आम आदमी बगैर वकील के अपनी बात कह सकता है। एक तो वो करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, त्वरित न्याय के लिए आपको कोर्ट्स की संख्या और जजेस की क्वालिटी बेहतर करने की ज़रूरत है। क्वालिटी बेहतर करने के लिए आपको सिलेक्शन के लिए फुल टाइम जुडिशल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बनाने की ज़रूरत है। फिर भ्रष्टाचार भी बहुत है कोर्ट्स में। भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए जजों की जवाबदेही का एक ठोस सिस्टम होना चाहिए। हम लोग कहते हैं कि एक जुडिशल कंप्लेंट्स कमीशन हायर जुडिशरी के लिए भी और लोअर जुडिशरी के लिए भी, जो एक फुल टाइम इंडिपेंडेंट बॉडी हो, वो बननी चाहिए। मैं आपसे 4-5 जुडिशरी से जुड़े सवाल पूछना चाहता हूँ। ये सवाल मेरे इस तरह के हैं कि जो जुडिशरी है उसमें जैसे एक बड़ा सुंदर मेरे पास एग्जाम्पल है कि प्रधानमंत्री जो कि प्रैक्टिकली सार्वभौम सत्ता रखता है भारत के अंदर, उस प्रधानमंत्री को हटाने के लिए 51% मत काफी है लोकसभा में, और वहीं पे एक हाईकोर्ट जज को हटाने के लिए हमें 2/3 मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। ये क्या सही है व्यवस्था? देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सरकार से और विधायिका से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यायपालिका, खासकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट दायित्व ये है कि वो विधायिका और कार्यपालिका को चेक में रखे। लेकिन चेक कौन करेगा? हाँ, न्यायपालिका अगर उद्दंड हो जाए तो कौन चेक करेगा उसको? हाँ, उसके लिए मेरी राय में जो आज का सिस्टम इम्पीचमेंट का है उसको ख़त्म करके एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट जुडिशल कंप्लेंट्स कमीशन बनाने की ज़रूरत है, जो कि सरकार से और न्यायपालिका से स्वतंत्र हो। जैसे कि इलेक्शन कमीशन। कौन बैठेंगे इसमें? जैसे इलेक्शन कमीशन या सीएजी वगैरह होता है। दोबारा आईएएस या कोई और? नहीं, तो उसमें नहीं, उसमें कोई भी जना बैठ सकता है। कौन? असली इशू यही है। हाँ, नहीं, उसका जिनके हाथ में हम पावर देते हैं, फिर उनको कंट्रोल करना पड़ता है हम लोगों को। हाँ, ठीक है। अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती ना। अगर सुप्रीम कोर्ट, अगर हम प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस एस्टेब्लिश कर दें और पारदर्शिता, हर इंस्टीट्यूशन की फंक्शनिंग में एक न्यूनतम पारदर्शिता जरूरी है। न्यायपालिका की भी जरूरी है, जो कि आज नहीं है। मतलब न्यायपालिका की एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग में भी, जैसे कि जजों का चयन जो आज न्यायपालिका खुद कर रही है, उसमें भी एक मिनिमम पारदर्शिता जरूरी है। तो अगर हम ये दो चीज़ें एस्टैब्लिश करते हैं, पारदर्शिता और दूसरा एक तरह की जवाबदेही, यानी कि ठोस
कोई इंस्टीट्यूशन हो जिनके पास कोई जना कंप्लेंट ले जा सके और जो उस कंप्लेंट का प्रॉपरली निवारण कर मैं सके। एक बहुत ही गंभीर सवाल आपसे उठाने जा रहा हूँ। सवाल ये है कि भारत की, यानी किसी भी कंट्री के लिहाज से भारत की जो सोवरेनिटी है, संप्रभुता, ये कहाँ बसती है? देखिए, सॉवरेनिटी का मतलब ये होता है कि आप हम भारत के सरकार लोग, की तरफ से हम या भारत के लोग, हाँ हाँ, कायदे से तो लोगों में बसती है। हम भारत, हाँ बिल्कुल, हम भारत के लोगों ने चुनकर बनाया पार्लियामेंट, जजों को नहीं चुना हमने। नहीं बिल्कुल, प्रैक्टिकली हम भारत के लोग जो जिनको चुन के भेजा है हम लोगों ने, उनको हटा सकते हैं। आज हमें पसंद नहीं आया, हटा दिया हमने आपको, 5 साल के बाद हटा दिया हमने आपको। लेकिन इन जजेस को हम लोग चुना नहीं, हम लोगों जजों को हम लोगों ने नहीं चुना है। जजेस हमारे गॉड बन गए हैं, डेमी गॉड बन गए हैं। मैं ये सवाल उठाना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है, जो हमारे डेमी गॉड्स हैं, इन डेमी गॉड्स को नियंत्रित करने के लिए, जो कि प्रैक्टिकली हमें गवर्न करते हैं, हर फील्ड में, हर जगह गवर्न करते हैं, खासकर जब गवर्नमेंट फेल्योर हो जाए, गवर्नेंस का फेल्योर हो जाए, भारत के अंदर हो गया है प्रैक्टिकली, तो हमारी आशाएं कहाँ मुड़ती हैं? टुवर्ड्स सुप्रीम कोर्ट, टुवर्ड्स हाई कोर्ट। और जब ये लोग, ये संस्थाएं हमारी हमें न्याय ना दें, और न्याय ना दें बल्कि अन्यायपूर्ण कई घटनाओं में इनकी भागीदारी होती है, और हम चुपचाप खामोशी के साथ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कारण बोल नहीं सकते, उनके फैसलों को हम लोग परख नहीं सकते, जनता के विषय, जनता के मुद्दे पर बात नहीं कर सकते। नहीं ये बात नहीं है। देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ये मतलब नहीं है कि आप फैसलों के ऊपर बोल ना सकें, बोल सकते हैं। आप बोल के देखें क्या? नहीं, हम तो रोज बोलते हैं। हाँ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब ये नहीं है कि आप फैसलों पर अपनी टिप्पणी नहीं कर सकते। मैं तो रोज करता हूँ, मीडिया भी करती है जी। हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि कोई जज भ्रष्ट है। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब आपके पास ठोस आधार जब है। किसी मुद्दे पे हमने कहा फैसला गलत है, तो हम गलत या तो हम ये सब मान लीजिए हमने कहा कि फैसला गलत है, अच्छा होता जज ने, कोर्ट ने फैसला ये दिया होता, कह सकते उस जगह दो बातें उठती हैं, या तो जज भ्रष्ट है जिसने फैसला दिया, या तो वो अक्षम है। दो ही बातें हैं, मतलब फैसला अगर गलत है तो दो ही बातें हैं, फैसला गलत या सही अपनी जगह पे है कि वो। तीसरा भी हो सकता है कि भाई आपकी राय और उनकी राय फर्क मैंने माना इस बात को, हमने कहा, अगर मैंने कहा, अगर आपने कहा, अगर किसी ने कहा, तो मुद्दा बस साफ है, या तो जज भ्रष्ट है और या तो वो अक्षम है। नहीं जरूरी नहीं। मैं कहूंगा कि अगर जज भ्रष्ट हो और अक्षम हो और देश की जनता उसको समझ रही हो, हमें क्या करना चाहिए? नहीं, हमको तो न्यायिक सुधार के लिए अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। तब तक पेन लेते रहे हम लोग? हाँ? सुधार के लिए आवाज किसके पास उठाएं, कहाँ उठाएं? देखिए, समस्या तो बहुत सारी हैं, हर समस्या का कोई तुरंत निवारण नहीं हो सकता। इसलिए जैसे भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के लिए बहुत लंबी लड़ाई की ज़रूरत है, उसी तरह से न्यायिक सुधार के लिए भी लंबी लड़ाई की ज़रूरत है। धीरे धीरे अगर हम लोग, अगर इस देश की जनता न्यायिक सुधार के लिए एक अभियान चलाती है, एक बड़ा अभियान चलाती है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि धीरे धीरे व्यवस्था बदलने पर मजबूर होना पड़ेगा। मुझे यह सोचकर दहशत होती है कि मैं भारत का नागरिक इस बात के लिए मजबूर हूं कि मेरी आवाज़ को खामोश कर दिया जाएगा, मैं बोल नहीं सकता। इस डेमोक्रेसी के अंदर एक ऑटोक्रेट जुडिशरी है, आपको लगता नहीं है? ऐसा मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है? नहीं, ठीक है कि जुडिशरी की जवाबदेही करीब करीब ज़ीरो है और उसको ठीक करना ज़रूरी है, लेकिन देखिए, न्यायपालिका के पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होती और इस वजह से अभी भी अधिकतर पावर सरकार के हाथ में होती है। पावर नहीं होती, पर न्यायपालिका जो कहती है उसको मानना तो पड़ेगा सरकार को ना। हाँ, वो तब तक मानते हैं जब तक पब्लिक ओपिनियन न्यायपालिका के साथ होती है। अगर पब्लिक ओपिनियन न्यायपालिका के खिलाफ हो जाए, अगर लोगों को यह दिखने लगे कि न्यायपालिका जनहित के खिलाफ काम कर रही है, तो फिर पब्लिक ओपिनियन सपोर्ट नहीं करेगी। क्या स्वराज अभियान में ये मुद्दा आपने उठाया है कि जुडिशरी को कैसे रिफॉर्म करना है? हाँ हाँ, वो भी हम लोगों के लिए भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। आप एक एडवोकेट हैं और बड़े सीनियर एडवोकेट हैं आप। एडवोकेट्स ने, मेरा ऐसा मतलब, मैंने ये कमेंट दे रहा हूँ, मेरी तरफ से कमेंट ऐसा नहीं है,
पर एडवोकेट्स ने प्रैक्टिकली, बहुत लोगों का कहना है, आम लोगों का कहना है कि एडवोकेट्स ने प्रैक्टिकली जुडिशरी को हाईजैक कर रखा है। एडवोकेट्स हर इस साल वे खड़े होते हैं, सलमान खान को तुरंत बेल मिल जाती है। क्या न्याय बिकाऊ है कि 3 करोड़ में मिल जाएगा, आपको तुरंत मिल जाएगा बेल? और अगर आप गरीब हैं तो आप पड़े रहें, सड़ते रहें जेलों के अंदर, छोटी सी बात के लिए। आपने चोरी की है या चोरी की है या नहीं की है, आपने, आप पे आरोप लगा है, आप 6 साल सर रहे हैं और खुल्लम खुल्ला सरेआम 5 लोग मारे जाते हैं और वो व्यक्ति छूट जाता है। नहीं, देखिए ऐसी बात सुनने में आई है। मैं जुडिशरी में ये सब प्रॉब्लम है, क्लास बायस भी है, भ्रष्टाचार भी है। तो उस व्यवस्था को क्यों माने हम लोग? क्यों न तोड़ दें इसको, क्यों न तोड़ दें? सवाल है जो भारत की जनता, सवाल है उनसे कि जो जुडिशरी है, उसकी जो ऑटोक्रेसी है, क्यों न तोड़ दें उसको? या तो ये सुधरे या इनको हम सुधार देंगे। या गलत है स्टेटमेंट? गलत है क्या मेरा स्टेटमेंट? अराजक है? हम लोगों को तो ये देखना है ना कि अगर हम जुडिशरी को तोड़ देंगे तब क्या होगा। तब तो ये है कि जितना आज थोड़ा बहुत नियंत्रण हो रहा है कार्यपालिका के भ्रष्टाचार का, या कार्यपालिका के, मानव बोला था कि पिछले 15-16 चीफ जस्टिसेस में से मेरी राय में आधे चीफ जस्टिस भ्रष्ट थे। ये मैंने बोला था कि मेरी राय में, मेरा ओपिनियन बहुत ज्यादा स्टेटमेंट जो है बुद्धिमत्तापूर्ण स्टेटमेंट है। आपने नाम नहीं लिया किसी का। नहीं, मैंने उसमें नाम नहीं लिया था, लेकिन बाद में मैंने एक एफिडेविट दिया था जिसमें कईयों के नाम दिए थे। एफिडेविट गोपनीय है या जनता के सामने आ सकता है? सार्वजनिक है, हमारी वेबसाइट पर है, आप निकाल सकते हैं। अच्छा, मुझे एक बात समझनी है आपसे कि अगर आपको मौका मिले सुप्रीम कोर्ट CJI बनने का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का सुप्रीम कोर्ट जज बनने का, तो आप क्या करेंगे? देखिए, मेरी ना तो वो कोई ख्वाहिश है, अगर बने तो ना ही मुझे लगता है कि मैं सक्षम हूँ। हम लोग आपसे आग्रह करते हैं कि आप उस पद पे, मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए और बताइए कि आप क्या करेंगे उस जगह पे। नहीं, अगर मैं उस पद पर हूँ तो मैं सबसे पहले तो न्यायिक सुधारों की गुहार लगाऊंगा। सुधार कैसे? मैंने बोला एक हाई कोर्ट का जज अगर रिजाइन न करे, सुधार तो बहुत तरह से हो सकता है। उनको हटाना मुश्किल है। हाँ, तो ये भी एक सुधार है कि भाई आप ये बोलिए एज चीफ जस्टिस कि भाई एक न्यायिक आयोग बनाया जाए जिसमें कि लोग अपनी कंप्लेंट्स जजों के खिलाफ भेज सकें और जो उनके खिलाफ एक्शन ले सके। एक एक्शन कैसे होना चाहिए? उनको हटाया जा सकता है, उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती हैं, उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। आपको नहीं लगता कि भारत के अंदर जो जुडिशियरी है वो गार्जियन डेमोक्रेसी को चला रही है? नहीं, आज जुडिशरी की पावर बढ़ी है, उनका हस्तक्षेप बढ़ा है, वो इस वजह से क्योंकि कार्यपालिका बिल्कुल अक्षम हो गई है। कार्यपालिका में खूब भ्रष्टाचार बढ़ गया है, कार्यपालिका हर तरह से मानव अधिकारों का हनन कर रही है। इस वजह से न्यायपालिका का हस्तक्षेप बढ़ा है और इस वजह से आज भी पब्लिक ओपिनियन काफ़ी हद तक न्यायपालिका के साथ है। जिस दिन ऐसा होगा कि न्यायपालिका ऐसे ऐसे आदेश देने लगे जो जनहित के बिल्कुल खिलाफ हों, जिससे जनता ना सहमत हो, उस दिन कार्यपालिका न्यायपालिका की बात मानने से मना कर देगी। आपने ये सुना होगा, जाके पावना फटी बिवाई सो का समझे पीर पराई। मैं जानना चाहता हूं कि जितने भी सो कॉल VVIPs भारत में घूमते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, हाई कोर्ट के जजेज हैं, मंत्री हैं, अफसर हैं, ये इन लोगों के लिए रास्ता पूरा साफ कर दिया जाता है। ट्रैफिक जाम में फंसना नहीं पड़ता इनको जब कहीं जाते हैं इनको कहीं वेट नहीं करना पड़ता, दफ्तरों में वेट नहीं करना पड़ता, इनका फ़ोन काफ़ी होता है काम करवाने के लिए। तो आम जनता की जो पीड़ा है, जैसे आप खुद भूल जाइए कि आप प्रशांत भूषण हैं, आप जाएं जनता के पास, जनता की तरह जाएं, आम जो इंडियन है उसकी तरह से जाएं, आप सिटीजन के रूप में जाएं और अर्जी लगा के देखें। हर जगह दफ्तर जाएं, कोर्ट में जाएं, रजिस्ट्रार के पास जाएं, तो जो आप फेस करेंगे वो ये फेस करेंगे कि आप लगातार वेट कर रहे हैं उनका। सम्मन आते हैं, एक जज सम्मन भेजता है किसी आम आदमी को बिना जाने कि वो उस दिन छुट्टी, उसके पास उस दिन समय है कि नहीं है, बिना समझे कि वो व्यक्ति, उसको प्राइवेट हम लोग जाँच कर लें वो किस तरह का उसका जो अभियोग है उस पर उतना सही है कि नहीं है।
हम बुलाते हैं उसको हथकड़ी लगा के बुलाना चाहते हैं, कई बार हथकड़ी लगा के बुलाते नहीं, हैं। उसका लिए तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि हथकड़ी नहीं लगा सकते। लेकिन वो अपमान जो पुलिस वाले दिन रात करते हैं, आपके स्टूल हैं वो, जब आप बुलाते हैं कोर्ट में उनको खड़ा करते हैं, आप कटघरे में खड़ा करते हैं। कटघरे में खड़ा करने की व्यवस्था सही है? आपको लगता है कि जैसे जज, आप जज हैं और हम भारत की आम जनता है, हम साथ बैठे क्यों नहीं बात करते हैं? जज आराम से क्यों नहीं बोलते कि सर आप बताइए आप पे अभियोग है, मैडम आप पे अभियोग है, ऐसे क्यों नहीं बात कर सकते आप? जज साहब छुट्टी पे गए हैं, हमारा केस खारिज, अभी वेट करना पड़ेगा, डेट खारिज हो गई हमारी, अब फिर अब वेट करिए आप, अगले डेट का वेट करिए आप। नहीं, ये तो देखिए कुछ तो सिस्टमिक प्रॉब्लम है कि हमारे पास जज बहुत कम है, केस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप किसी जज के सामने 70 या 100 केस एक दिन में लगा देंगे तो लाजमी है कि वो सारे 100 केस तो सुन नहीं सकता, निपटा नहीं सकता जी। तो वो ज़्यादातर केस को एडजर्न करेगा, मुलतवी करेगा। तो कुछ तो सिस्टमिक प्रॉब्लम है। और कुछ कभी कभी जजों का भी मिसबिहेवियर होता है, हाई हैंडेडनेस होता है। नहीं, ज़्यादा तो सिस्टमिक प्रॉब्लम है, ज़्यादा तो सिस्टमिक प्रॉब्लम है। देखिए जजों में भ्रष्टाचार है, काफ़ी है। क्या परसेंटेज होगा? ऐसे कहना तो बड़ा लोअर जुडिस, आपका एक अनुमान, जैसे आपने कहा था कि आधे मतलब काफी परसेंटेज है। लोअर जुडिशरी की बात करें तो कहना बड़ा मुश्किल है। लोअर जुडिशरी की बात करते हैं। हाँ, तो काफी होगा, कम से कम 25-30% तो डेफिनेटली होगा। इतना ही होगा? नहीं, इतना हम नहीं है तो कह बहुत सकते कम कि है। उससे ज्यादा कितना है, मतलब हमने कोई इसका एक्यूरेट एस्टिमेट नहीं लगाया है। पिछले 15-16 चीफ जस्टिस को तो मैंने देखा था, तो मैं कह सकता था, मुझे उनका अनुमान था। जब तक कोई सर्वे ना किया जाए तब तक ऐसे कोई कहना इररिस्पॉन्सिबल होगा। जुडिशरी हायर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में आज तो खैर कम हो गया है थोड़ा, इस समय उतना नहीं है। विभिन्न जो हाई कोर्ट हैं भारत के, हाई कोर्टों में भी काफ़ी है, काफ़ी प्रॉब्लम है। जैसे मैंने बोला कि जवाबदेही का कोई ठोस आधार नहीं है। न्यायपालिका का आप कोई सिर्फ इम्पीचमेंट कर सकते हैं जो इम्प्रैक्टिकल है। आप अगर उनके खिलाफ कोई एफआईआर भी दर्ज कराना चाहें तो चीफ जस्टिस की परमिशन लेनी पड़ती है। आप अगर उनका खुलासा करना चाहें तो कंटेम्प्ट का डर होता है। और आज तो राइट टू इन्फॉर्मेशन में भी जजों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। एक आखिरी सवाल आपसे लूँगा मैं। शहाबुद्दीन के खिलाफ आप इनके खिलाफ जा रहे हैं, उनकी रिहाई के खिलाफ आप जा रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, तो फिर आप कितने आसान्वित हैं? आप उनको दोबारा अंदर करवा देंगे? नहीं, देखिए जो बातें सामने आई हैं, जो तथ्य सामने आए हैं कि इनको बेल सिर्फ इस आधार पर दे दी गई कि भाई इनका ट्रायल नहीं शुरू हो पाया था, और जबकि इनके खिलाफ 2 तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट के कन्विक्शन हो चुके हैं, 1 10 साल का हो चुका है, 5 और कन्विक्शन हो चुके हैं, कम से कम 30-40 केस और चल रहे हैं इनके खिलाफ। मालूम है यही केस था एक विटनेस को मारने का। तो ऐसे केस में बेल कायदे से नहीं दी जा सकती थी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उसको बेल को रद्द कर देगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ हमारे स्टूडियो में आए और टाइम निकाला आपने, और आप जैसे लोग हमारे समाज में हैं, जब तक सक्रिय रहेंगे समाज सुरक्षित रहेगा, हमारा दावा है इस बात का। हम आशा करते हैं कि आप दोबारा समय निकाल के फिर दोबारा समय देंगे। और आज हम अब इस कार्यक्रम को अब समाप्त करते हैं, और अगले सप्ताह हम दोबारा किसी खास शख्सियत को लेकर दोबारा आपके पास हाजिर होते हैं इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है प्रतिनिधि के प्रतिनिधि।